Hello students, this is your first lecture of Unit 2 of Thermodynamics and ninth lecture of Thermodynamics, in which we study about second law of thermodynamics. In previous unit we studied about first law of thermodynamics and its application in steady flow energy equation. Now we will study about second law of thermodynamics. Before starting second law of thermodynamics, we will study about the relation, concept, difference and applications of first law and second law of thermodynamics. तो पहले फर्स्ट लॉ के बारे में कि फर्स्ट लॉ में क्या क्या प्रॉब्लम्स रहीं जिन्हें वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, जिसकी वजह से हमें सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बनाना पड़ा, उस सब के बारे में पढ़ेंगे. द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज़ नोन एज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल. यानी कि एनर्जी ना क्रिएट होती है ना डिस्ट्रॉयड होती है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस, एक एनर्जी फॉर्म से दूसरे एनर्जी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाती है. ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है. यानी कि विद इन साइक्लिक इंटीग्रल डी क्यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू. दैट्स द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. It states that energy can neither be created nor be destroyed. It can only change from forms. Energy may be transported across the boundaries of a general thermodynamic system. Energy can cross the boundaries of a closed system in the form of heat or work. Energy may cross the system boundary control surface of an open system by heat, work and mass transfer. The forms of energy associated with the first law of thermodynamics. तो अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में कौन कौन सी एनर्जीज थी उनके बारे में हम थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन कर लेते हैं. काइनेटिक एनर्जी. दिस एनर्जी एग्जिस्ट एज ए रिजल्ट ऑफ सिस्टम्स मोशन रिलेटिव टू एन एक्सटर्नल रेफरेंस फ्रेम विद इट्स फार्मूला. के इज इक्वल टू होता है एम वी स्क्वायर बाई 2. लेकिन मोस्टली जब भी हम एनर्जी की बात कर रहे होते हैं तो हम उसे चेंज इन एनर्जी में ड्राइव करते हैं. तो चेंज इन एनर्जी में जब भी हम ड्राइव करते हैं तो एम डॉट ले लेते हैं. पोटेंशियल एनर्जी. इट इज़ द एनर्जी दैट इज सिस्टम पोजेस एज ए रिजल्ट ऑफ इट्स एलिवेशन इन ए ग्रेविटेशनल फील्ड रिलेटिव टू द एक्सटर्नल रेफरेंस फ्रेम विद इन द फार्मूला पी इज इक्वल टू एम जी जेड. देखो बेसिकली क्या होता है, हम जानते हैं कि फोर्स होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है, उस फोर्स के साथ फोर्स की डायरेक्शन में जितना डिस्प्लेसमेंट किया जाए किसी भी ऑब्जेक्ट का वो होता है वर्क डन. तो पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली एक वर्क डन होता है किसी ऑब्जेक्ट को ग्राउंड लेवल से किसी एक पर्टिकुलर हाइट तक ले जाने में जितने अमाउंट का वर्क डन किया जाता है. तो एम जी वेट हो गया, वेट फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में. अब वेट के अगेंस्ट में ही हम फोर्स लगा रहे हैं तो वो इक्विवेलेंट टू वेट होगा. अब जितनी हाइट पे हम उसे उठा के ले जा पाएंगे वो क्या हो जाएगा, उतनी अमाउंट की उसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी. द टोटल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज एक्सप्रेस्ड एज ई. ई जी क्या होता है, टोटल एनर्जी, जिसमें यू के ई एंड पी होता है. होती तो और भी हैं जिन्हें हम नेगलेक्ट करके चलते हैं, जैसे केमिकल एनर्जी हो गई, उसे हम नेगलेक्ट करके चलते हैं किसी भी सिस्टम की, क्योंकि वो इतने अमाउंट में नहीं होती जितने की, यानी कि और जो भी एनर्जी होती है वो सारी इंटरनल एनर्जी में हम उन्हें काउंट कर लेते हैं, नेगलेक्ट ना भी करें तो. यू क्या होता है, इंटरनल एनर्जी सिस्टम की, प्लस के ई काइनेटिक एनर्जी यानी जो मोशन की वजह से है, प्लस पी यानी है पोटेंशियल एनर्जी जो हाइट की वजह से होती है. व्हेन द चेंज इन स्टोर्ड एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज गिवन बाई डेल ई. यानी चेंज कितना हो रहा है, चेंज इन एनर्जी बराबर चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. मोस्ट क्लोज सिस्टम रिमेन्स स्टेशनरी व्हेन द एक्सपीरियंसिंग नो चेंज इन देयर काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी. कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जब उनकी काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं हो रहा होता है, तो हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को नहीं, उसके अंदर चाहे चेंज हो रहा है नहीं हो रहा, कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी हमेशा रहेंगी किसी ऑब्जेक्ट के अंदर. या तो काइनेटिक एनर्जी रहेगी या पोटेंशियल एनर्जी रहेगी. तो जब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में चेंज जीरो हो जाए, ना काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है ना पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है, तो हमारी जो टोटल एनर्जी में चेंज है वो बराबर होता है हमारी इंटरनल एनर्जी में चेंजेस. द इंटरनल एनर्जी यू इज डिफाइंड एज द सम ऑफ ऑल माइक्रोस्कोपिक फॉर्म्स ऑफ एनर्जी ऑफ ए सिस्टम. देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक फॉर्म्स ऑफ एनर्जी एज एक्सप्लेन बिलो. सेंसिबल एनर्जी. The portion of internal energy of a system associated with the kinetic energy of the molecules.
यानी कि मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी होती है, जो मोशन की वजह से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उसकी वजह से जो एनर्जी है उसे सेंसिबल एनर्जी कहते हैं। द ट्रांसलेशनल एनर्जी, व्हेन द मॉलिक्यूल ऑफ ए गैस मूव्स थ्रू स्पेस विद सम वेलोसिटी, तो उसकी वजह से जो एनर्जी होती है वो ट्रांसलेशनल एनर्जी होती है। रोटेशनल एनर्जी, द इलेक्ट्रॉन इन एटम रोटेट्स अबाउट इट्स न्यूक्लियस, उसकी वजह से जो एनर्जी होती है वो रोटेशनल एनर्जी होती है। वाइब्रेशनल एनर्जी, द एटम ऑफ ए polyatomic molecule may also vibrate about their common center of mass. Spin energy, electron also spin about their axis. Now latent energy, the internal energy associated with the phase of system. There are various binding forces between molecules and substance, between the atom, within the molecules, and within particles within an atom and its nucleus. The binding force is strongest in solid and weakest in gas phase. Chemical energy, the internal energy associated with the atomic bonds in a nucleus, whereby an atom consists of neutrons and protons bound together by very strong nucleus forces in the nucleus and electrons ऑर्बिटिंग अराउंड इट ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। तो ये केमिकल एनर्जी होगी। अब न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है? द ट्रेमेंडियस अमाउंट ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स विद इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम इटसेल्फ, इट इन्वॉल्व्स द चेंज इन न्यूक्लियस। द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में अगर हम थोड़ा पढ़ें तो द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स asserts that processes occur in a certain direction and the energy has quality as well as quantity। तो एनर्जी के दो फॉर्म्स होते हैं, एक होती है क्वालिटी भी होती है और क्वांटिटी भी होती है। द फर्स्ट लॉ प्लेसेस नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द डायरेक्शन ऑफ द प्रोसेस एंड सेटिस्फाइंग द फर्स्ट लॉ डज नॉट गारंटी दैट द प्रोसेस विल अकर। दस वी नीड अनदर जनरल प्रिंसिपल सेकेंड लॉ टू आइडेंटिफाई वेदर। देखो इसमें एक हॉट कंटेनर है और कोल्ड सराउंडिंग है। तो हीट का जो फ्लो होता है, नेचुरल फ्लो, हीट का जो नेचुरल फ्लो होता है जिसे हम डिफाइन कर सकते हैं, हीट का नेचुरल फ्लो होता है फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। अब जो हॉट ऑब्जेक्ट होगा उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, जो कोल्ड ऑब्जेक्ट होगा उसका टेम्परेचर कम होगा। तो हीट जो फ्लो करती है वो हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर करती है। चाहे फ्लो किसी भी ऑब्जेक्ट का हो वो हायर टू लोअर होता है। जब हम इन टर्म्स ऑफ हीट की, अगर हम इन टर्म्स ऑफ वाटर की बात करें तो वो हायर लेवल ऑफ वाटर से लोअर लेवल ऑफ वाटर पे फ्लो करता है। अगर हम करंट की बात करें तो वो हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ मूव करता है। ऐसे ही जब हम हीट की बात करते हैं तो हीट फ्लो करता है फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। तो जो फर्स्ट लॉ डिफाइन करता है जैसे हमारा, तो फर्स्ट लॉ कहता है कि प्रोसेस होगा या नहीं होगा, इसको डिफाइन नहीं करता। जैसे कि इसमें दो कंडीशंस दे रखी हैं, हॉट कंटेनर से कोल्ड कंटेनर तक हीट ट्रांसफ़र हो जाएगा, लेकिन कोल्ड से हॉट नहीं होगा, ये इम्पॉसिबल है। कुछ टाइम तक इम्पॉसिबल था लेकिन सेकंड लॉ के आने के बाद ये भी पॉसिबल हो गया। द सेकंड लॉ आल्सो asserts द एनर्जी हैज़ ए क्वालिटी। The application of the first law and second law of thermodynamics are as follow. The first law of thermodynamics, when it is applied to an open system, has got tremendous application all across industry. Using the law, you can predict how much is the pressure drop across the nozzle, how much is the energy required to the pump by the pump to the pump the fluid. And for second law, if we talk, the transformation of heat energy generated by a temperature difference into work is implicated in the working of these toys. The observation and the understanding of the common working principles of these types of promoting a positive reaction by students towards the formal development. First law, it is about the conservation of energy. सेकेंड लॉ, इट इज़ अबाउट एंट्रोपी। देखो फर्स्ट लॉ जो हमें अगर थर्मोडायनेमिक्स लॉज की बात करें तो जीरोथ लॉ जो होता है वो देता है कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर। सेकंड लॉ जो देता है वो देता है कंसेप्ट ऑफ एंथैल्पी एंड एनर्जी कंजर्वेशन। एंड जो फर्स्ट लॉ, अगर हम सेकंड लॉ की बात करें तो सेकंड लॉ हमें डिफाइन करता है एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या होती है उसे हम आगे जब सेकंड लॉ पढ़ लेंगे उसके बाद पढ़ेंगे। अब हम फर्स्ट लॉ की दोबारा बात करें, द चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ ए
क्लोज थर्मोडाइनमिक सिस्टम इज इक्वल टू द सम अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड। और अगर सेकंड लॉ की बात करते हैं तो टोटल एंट्रोपी ऑफ ए आइसोलेटेड थर्मोडाइनमिक सिस्टम ऑलवेज इंक्रीजेज ओवर टाइम। और थर्मल एनर्जी रिजर्वायर, अब रिजर्वायर क्या होता है? रिजर्वायर किसी भी चीज़ का हो सकता है। जैसे आपने वाटर रिजर्वायर के बारे में सुना हो, करंट रिजर्वायर के बारे में सुना हो। अगर हम वाटर रिजर्वायर की बात करें तो हम एग्जांपल ले सकते हैं सी का और ओशियन का। अगर हम करंट रिजर्वायर की बात करें तो हम एग्जांपल ले सकते हैं अर्थ का। वाटर रिजर्वायर होता है जहाँ पे कोई भी रिजर्वायर होता है, उसमें अगर हम किसी भी अमाउंट में जो ऑब्जेक्ट है उसको ऐड करें या रिमूव कर दें तो उस पर जो उसका इनिशियल लेवल था उस पर कोई असर नहीं आएगा। जैसे अगर हम सी की बात करते हैं, सी में अगर हम कुछ टन पानी ऐड कर लें या कुछ टन पानी रिमूव कर लें तो उसका जो लेवल है उस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। ऐसे ही हम अगर अर्थ की बात करें तो अर्थ में हम कितना भी करंट फ्लो करवा दें या कितना भी करंट अर्थ से एक्सट्रैक्ट कर लें तो उसके जो लेवल है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ऐसा ही हमारे थर्मल एनर्जी रिजर्वायर होते हैं, यानी कि उनको भी कितने भी अमाउंट की हीट दे दो और कितने भी अमाउंट की हीट अगर ले लो तो उनका जो बेसिक टेम्परेचर है इमीडिएटली, टाइम के साथ साथ असर पड़ता है, इमीडिएटली उन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो इस तरह के जो ऑब्जेक्ट होते हैं उन्हें रिजर्वायर बोलते हैं। तो जो थर्मल एनर्जी रिजर्वायर होते हैं उन्हें दो दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक सिंक को बोलते हैं और एक को सोर्स बोलते हैं। तो ऐसा ऑब्जेक्ट जहाँ पे हमें जो हाई टेम्परेचर वाला होता है उसे सोर्स बोला जाता है, जहाँ से हमें कितनी भी एनर्जी मिल सकती है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और एक सिंक होता है कि जहाँ से जितनी भी एनर्जी रिमूव कर लो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अब अगली बात करते हैं हम हीट इंजन्स की। हीट इंजन्स कन्वर्ट द हीट टू वर्क। हीट इंजन जो होता है वो हीट को कन्वर्ट करता है वर्क को। अब देखो हीट और वर्क दोनों ही एनर्जी की फॉर्म्स हैं, लेकिन जैसे कि हमने ऊपर डिफाइन किया था कि क्वांटिटी अलग होती है और क्वालिटी अलग होती है। हीट जो है वो क्वांटिटी वाइज अच्छा फ्लो करती है, लेकिन वर्क जो है वो एक क्वालिटी फॉर्म ऑफ एनर्जी है। 100% हीट से कभी भी 100% वर्क कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन वर्क को 100% हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वर्क जो होती है, वर्क इज़ ए गुड फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, इसलिए हम जब भी चाहते हैं तो हम वर्क के थ्रू एनर्जी को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं रादर देन हीट, इसलिए हम वर्क में कन्वर्ट करते हैं हीट को। चाहे हम थर्मल पावर प्लांट के थ्रू करते हो, वहाँ पे हम हीट को एक सॉफ्ट वर्क में या मैकेनिकल वर्क में और उससे फिर एक इलेक्ट्रिकल वर्क में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हीट इंजन्स क्या होते हैं? दे आर रिसीव द हीट फ्रॉम हाई टेम्परेचर सोर्स, दे कन्वर्ट पार्ट ऑफ द हीट टू वर्क, दे रिजेक्ट रिमेनिंग वेस्ट हीट टू द लो टेम्परेचर सिंक। द ऑपरेट इन ए साइकिल, यानी कि ये साइकिल चलती रहती है। इंजन क्या होता है? जो एक साइकिल में काम करता है, जो हाई टेम्परेचर से एनर्जी लेता है, उसके कुछ पोर्शन को वर्क में कन्वर्ट करता है और बाकी जो लो लेवल एनर्जी होती है उसको सिंक में डाल देता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें एफिशिएंसी की, तो एफिशिएंसी हमेशा होती है नेट वर्क डन डिवाइड बाई मतलब इनपुट अपॉन आउटपुट होता है, सॉरी आउटपुट अपॉन इनपुट होता है। तो आउटपुट क्या है? इंजन के केस में हमारा आउटपुट क्या है? वर्क डन। और इनपुट क्या है? जो हम हीट उसे दे रहे हैं, तो इनपुट अपॉन आउटपुट हो जाता है। तो वर्क डन क्या है हमारा? अगर हम इसमें बात करें तो सपोज़ करो उसने क्यू एनर्जी यहाँ से ली ऊपर से इन और क्यू आउट एनर्जी भेज दी, तो यानी कि बचे कुछ जो बाकी था वो उसका वर्क बन गया। तो क्यू इन आ रही है, अब उसमें से वर्क निकल गया तो बची क्यू आउट। तो क्यू इन माइनस वर्क बराबर होगी क्यू आउट, यानी कि वर्क डन की अगर हम बात करें तो वो होगी क्यू इन माइनस क्यू आउट। तो वर्क डन बाई क्यू इन तो हो गया हमारी एंथैल्पी, और वर्क डन हो गया क्यू इन अपॉन क्यू आउट, तो एंथैल्पी होगी 1 माइनस क्यू आउट अपॉन क्यू इन। तो इसको हम डिफाइन करते हैं वर्क एफिशिएंसी ऑफ इंजन। तो जो द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस आर लो, ऑर्डिनरी स्पार्क इग्निशन ऑटोमोबाइल इंजन हैव ए thermal efficiency about 20%, diesel engine 30% and power plant about 40%. Is it possible to save the rejected heat Q out in a power cycle? The question is no. The answer is no, because without the cooling in condenser the cycle cannot be completed. तो हम 100 पूरी एनर्जी को कन्वर्ट नहीं कर सकते वर्क में, लेकिन कुछ अमाउंट को कर सकते हैं, बाकी को हम
या तो इन्वायरमेंट में छोड़ देते हैं या सिंक में प्रोड्यूस कर देते हैं। तो अब सेकंड लॉ से पहले हमें इंजन को समझना ज़रूरी था। अब इसके बाद हम सेकंड लॉ को समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।